करता है। यही नहीं, हिंदुओं का खतना, ईसाइयों का धर्मांतरण, चर्चों को तोड़ना जैसे कई कृत्यों के उदाहरण और उनका प्रमाण इतिहास में आज भी मौजूद है। 18वीं सदी के अंत का समय चल रहा था जब हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर की सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली थी। टीपू सुल्तान के सत्ता में आने से पहले उसके पिता हैदर अली ने मैसूर, ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा, त्रावणकोर और हैदराबाद के निजामों से 2 एंग्लो मैसूर युद्ध कर चुका था। इसका परिणाम पॉजिटिव नहीं था। हर लड़ाई के बाद मैसूर की सीमाएं छोटी होती चली गई, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की आड़ में हैदर अली ने कभी युद्ध रोकना नहीं चाहा। हर बार युद्ध समझौते के तहत रुक जाया करता, लेकिन कुछ समय बाद वो युद्ध फिर से शुरू हो जाता था। टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह ही बहादुर था, एक कुशल सेनापति भी था और कुशल रणनीतिज्ञ भी था, लेकिन उसकी हार का जो मुख्य कारण माना जाता है वो उसकी फ्रांसियों पर निर्भरता, उन पे जरूरत से ज्यादा विश्वास करना माना जाता है। टीपू सुल्तान भी अपने पिता हैदर अली की तरह कट्टर, धर्मांध, जिद्दी और निरंकुश मुस्लिम राजा था। उसकी कट्टरता और धर्मांध के कई सबूत इतिहास में मौजूद हैं और इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। मैसूर में एक फेमस कहावत है, हैदर अली साम्राज्य की स्थापना के लिए बने थे और उनका बेटा टीपू सुल्तान उसकी रक्षा और विस्तार के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, आखिर हैदर अली ने साम्राज्य की स्थापना की कैसे थी? मैं बताता हूँ। 1720 ईस्वी में हैदर अली मैसूर के राजा कृष्ण राय द्वितीय के कमांडर इन चीफ बनते हैं और 1761 आते आते उन्होंने अपने ही राजा को गद्दी से उतार कर वहाँ पर सुल्तान बन गए। अब ये तो जग जाहिर है कि अगर कोई सेनापति अपने राजा को हटाकर वहाँ का सुल्तान बनेगा तो वो कोई अच्छा काम करके नहीं बना होगा। उसने कूटनीति, रणनीति, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश या जिस भी तरीके की शाम दाम दंड भेज यूज करने की जरूरत पड़ी होगी वो करने के बाद ही वो मैसूर के राजा बने होंगे। उसके बाद भी वो रुके नहीं। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो अपने ही पड़ोसी राज्यों से लड़ने लगे। अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ने में और उनसे जीत हासिल करने के लिए उन्होंने फ्रांसियों से गठबंधन करना शुरू कर दिया और इसी महत्वाकांक्षा और कट्टरपंथ के रास्ते पर टीपू सुल्तान भी आगे बढ़ा, जिसके तहत उसने मराठा साम्राज्य, त्रावणकोर, हैदराबाद के निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना के साथ कई बार लड़ाई लड़ी। और इसी के चलते जब वो इनसे जीत नहीं पा रहा था तो उन्होंने हिंदू और ईसाइयों का धर्मांतरण भी किया, उनके मंदिर तोड़े, उनके महिलाओं बच्चों को मारा, सामूहिक कत्लेआम किया, जिसके लिए आज तक इतिहास टीपू सुल्तान की आलोचना ही करता रहा है। और इसी से आगे बढ़ते हुए जो 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो इसी की महत्वाकांक्षा और कट्टरपंथ का परिणाम था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता था क्योंकि उससे पहले हैदर अली ने जो 2 युद्ध अंग्रेजों के साथ किए उसमें सिर्फ उनकी हार हुई और मैसूर राजधानी हर युद्ध में छोटी होती चली गई। और इसी के परिणाम स्वरूप टीपू के सुल्तान बनने के महज 10 साल के अंदर ही 1790 में 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो गया। 3rd एंग्लो मैसूर युद्ध में भी पहले की तरह ही ईस्ट इंडिया कंपनी, त्रावणकोर, मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना खड़ी थी। हुआ यूं था कि 1779 में जब दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो उसके अंत तक अंग्रेजों ने हैदर अली से मंगलोर छीन लिया था और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखकर मंगलोर को अंग्रेजों से वापस लेना चाहता। उसने मंगलोर को अंग्रेजों से छीन भी लिया और अंग्रेजों की ये हार, मंगलोर की संधि हुई। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अंग्रेजों से ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। वो टीपू सुल्तान को अब किसी भी हालत में हराना चाहते थे और मंगलोर को उनसे वापस लेना चाहते थे। 1788 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुंटूर पर अपना अधिकार कर लिया और इसके बदले उन्होंने निजाम को अपनी अंग्रेजी सैनिक की 2 टुकड़ियां दे दी और निजाम ने ही अंग्रेजों से वादा किया कि अगर टीपू सुल्तान से उनकी लड़ाई होती है, यानी कि अगला जो युद्ध होने वाला था उसमें निजाम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ेगा। ये गारंटी उसने अंग्रेजों को दे दी। इधर 2nd एंग्लो मैसूर युद्ध से ही टीपू सुल्तान त्रावणकोर को फिर से जीतना चाहता था और इसके लिए उसने 1788 में कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गया। उस समय मद्रास के राजा कैंपबेल ने टीपू सुल्तान को चेताया था कि त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान का हमला ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा मानी जाएगी और ये शर्त मंगलोर की संधि में लिखा हुआ था। लेकिन टीपू सुल्तान ने उनकी इस चेतावनी को भी नहीं माना क्योंकि त्रावणकोर के राजा ने भी कोच्चिन की सीमा पर किलेबंदी करके टीपू सुल्तान को वैसे ही नाराज कर दिया था और कंपनी ने कोच्चिन में 2 किले खरीद कर भी टीपू सुल्तान के जहन में एक और सुई चुभो दी थी। कोच्चिन सीमा के जिस क्षेत्र पर यह सब हो रहा था, दरअसल टीपू सुल्तान उस क्षेत्र को मैसूर का जागीरदार राज्य मानता था और इन लोगों ने उसको हथियाना शुरू कर दिया था, वहां पर किलेबंदी शुरू कर दी थी जो टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाई रही। 1789 में मालाबार के कोस्ट पर टीपू सुल्तान के खिलाफ कुछ लोगों ने विद्रोह किया और वो टीपू सुल्तान से अलग हुए स्वतंत्र राज्य त्रावणकोर और कोच्चिन
कोच्चिन की तरफ भाग गए। इसी विद्रोह को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अपनी सेना वहां भेज दी और 1789 के लास्ट में उसने नेदुमकोट्टा पर हमला करने के लिए कोयम्बटूर से सैन्य तैयारी शुरू कर दी। उस समय के ब्रिटिश जनरल कॉर्नवालिस ने बढ़ते हुए खतरे को भांप लिया और उन्होंने तुरंत कैंपबेल के उत्तराधिकारी हॉलैंड को सचेत किया और उसे याद दिलाया कि इस हमले को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा के तौर पर लिया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए। यहाँ पर टीपू सुल्तान के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट था, उसे पता था कि हॉलैंड को युद्ध में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना ही कैंपबेल और कॉर्नवालिस की जैसी केमिस्ट्री है इन दोनों की, और इसीलिए उसे ये समय हमला करने के लिए सबसे बेस्ट समय लगा। 29 दिसंबर 1789 को टीपू सुल्तान ने 14,000 सैनिकों के साथ कोयम्बटूर से नेदुमकुट्टा पर हमला तो कर दिया, लेकिन वहां पर केसक पिल्लई के नेतृत्व में त्रावणकोर की सेना ने टीपू सुल्तान और उसकी सेना को वहां से खदेड़ दिया और ये हमला टीपू सुल्तान का विफल हो गया। लेकिन थोड़े ही समय बाद मैसूर और उसके सहयोगियों ने दोबारा अपनी सेना संगठित कर ली और हमले के लिए तैयार हो गए। अब इस बात का पता जब गवर्नर हॉलैंड और कॉर्नवालिस को लगा तो वो लोग घबरा गए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी जल्दी टीपू सुल्तान की सेना दोबारा हमला के लिए खड़ी हो जाएगी। अब इस घबराहट में उन्होंने टीपू सुल्तान से लड़ने की जगह उससे बातचीत करने के लिए योजना बनाने लगे। इस योजना के तहत जब कॉर्नवालिस मद्रास आने ही वाले थे, उससे पहले उन्हें पता चला कि विलियम मेडोज ने जबरन हॉलैंड को उसके पद से हटाकर उसकी जगह ले ली है और त्रिचनापोली में ही बैठकर वो अपनी सेना के साथ टीपू पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। मेडोज अपनी योजना के तहत मई 1790 में हमला करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले अप्रैल के लास्ट में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया और हमला उसने इतना जोरदार किया था कि उनकी सेना को खदेड़ते हुए वो पेरियारी नदी तक पहुंच गया और पेरियारी नदी को पार करने की तैयारी करने लगा। टीपू सुल्तान और उसकी सेना पेरियारी नदी को पार करते ही उससे पहले त्रावणकोरियर सेना ने जैसे तैसे करके वापसी की और वहां पे उससे लड़ने आ गए ताकि वो लोग पेरियारी नदी को पार ना कर पाए। अब उससे लड़ते लड़ते मानसून का सीजन आ गया। भारी बारिश के कारण टीपू सुल्तान पेरियारी नदी को पार नहीं कर पाया था, ना उसकी सेना पार कर पाई थी। अब जब टीपू की सेना त्रावणकोरियन सेना से लड़ रही थी, तभी टीपू को एक खबर मिली कि जनरल मेडोज ने टीपू सुल्तान की सेना पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो इस खतरे से टीपू सुल्तान पूरी तरह से वाकिफ था और उसने आनन फानन में वो युद्ध छोड़कर वहां से पीछे हट गया। इधर मेडोज ने मैसूर पर दो तरफा हमला करने की तैयारी कर ली थी। पहला हमला मैसूर की राजधानी पे और दूसरा उत्तर पूर्व की तरफ से करने की थी, लेकिन मौसम और युद्ध उपकरण में कमी की वजह से उनकी योजना में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन फिर भी मेडोज ने मई के अंत तक अपना हमला शुरू कर दिया था। ये अभियान इतना आसान नहीं था, क्योंकि टीपू सुल्तान को इस खतरे की जानकारी हो गई थी और उसने अपने मुख्य सेना को मैसूर के ऊपरी क्षेत्र में बुला लिया था। लेकिन 21 जुलाई को गैरिसन के आत्मसमर्पण के बाद मेडोज की सेना बिना किसी रुकावट के कोयम्बटूर में प्रवेश कर जाती है। समय उनका विरोध करने वाले केवल एक सैयद साहब थे, जिन्होंने 4000 घुड़सवारों की सेना के साथ उनका विरोध किया था। लेकिन मेडोज की सेना ने उनकी सेना को भी भवानी नदी के पार भगा दिया और कोयम्बटूर पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। कोयम्बटूर पर मेडोज का अधिकार तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ बम्बई और कलकत्ता से हमला करने में थोड़ी देरी हो गई थी, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान को पलटवार करने का मौका मिल गया। 2 दिसंबर को टीपू सुल्तान ने 4000 की सेना के साथ कोयम्बटूर छोड़ दिया और उसने 13 दिसंबर को गैरिसन पर हमला कर दिया। इस हमले से डरकर गैरिसन का कमांडर जॉन फ्लॉयड वहां से भागने लगा, लेकिन टीपू सुल्तान ने बारिश में अपनी गति धीमी होने की वजह से 1500 के करीब घुड़सवार सैनिकों को उसके पीछे भेज दिया, जिन्होंने उसे आगे चलकर पकड़ लिया। उसी शाम टीपू सुल्तान अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंचा और उसने अपनी पूरी ताकत के साथ गैरिसन पर हमला कर दिया। लेकिन शायद मेडोज को इस हमले की जानकारी थी या उन्होंने इस हमले को भांप लिया, इसीलिए उन्होंने अपनी सेना गैरिसन की सुरक्षा के लिए पहले ही भेज दिया था। जब गैरिसन की सहायता के लिए मेडोज की सेना आई तो उसने फिर से टीपू सुल्तान की सेना को वहां से खदेड़ दिया। अब टीपू सुल्तान वहां भी जीत नहीं पाया, फिर उसने वहां से भागने का निर्णय लिया। अब टीपू सुल्तान को समझ आ गया था कि इनकी सेना इतनी बड़ी है कि मैं अपनी छोटी सेना के साथ इनसे जीत नहीं सकता था, इसीलिए वो इन्हें परेशान करने के लिए बंगाल की जो छोटी सेना थी उस पर हमला करने के लिए अपनी सेना के साथ आगे बढ़ गया। मेडोज ने भी उसकी इस नीति को भांप लिया, इसीलिए मेडोज अपनी सेना के साथ उसका पीछा कर रहे थे। टीपू सुल्तान जब बंगाल पहुंचता तभी उसे खबर लगी कि मेडोज भी पीछे आ रहे हैं, इसीलिए उसने 17 नवंबर को शहर को लूटा और वहां से कर्नाटक में फ्रांसियों की चौकी पर चला गया। टीपू सुल्तान ने ऐसी योजना बनाई थी कि वो फ्रांसियों से दोस्ती करेगा और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में फ्रांसियों का यूज करेगा, लेकिन वो अपनी इस योजना में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम फ्रांसीसी भी अपने ही क्रांतियों में बिजी थे। उनकी पहली क्रांति चल रही थी और उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ देने से इनकार कर दिया। अब इस पॉइंट पे मेडोज भी वहां से वापस लौट गए और मद्रास पहुंचकर उन्होंने अपनी सेना की कमान लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस सौंपा। अब टीपू सुल्तान हर तरफ से निराश हो चुका था, उसे पता लग गया था कि ऐसे तो वो युद्ध जीत नहीं सकता। कंपनी के खिलाफ हर तरफ से नाराज टीपू सुल्तान ये जान चुका था कि वो इस लड़ाई को ऐसे नहीं जीत सकता।
सकता, इसीलिए उसने ब्रिटिशर्स, केरला और मराठाओं के खिलाफ इस युद्ध को धार्मिक युद्ध में बदल दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना के साथ मिलकर सामूहिक रूप से हिंदुओं और ईसाइयों का कत्लेआम किया। उसने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा था। उसने कई चर्चों, हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया, जिसकी वजह से आज तक इतिहास उसकी आलोचना करता है। यही नहीं, हिंदुओं का खतना, ईसाइयों का धर्मांतरण, चर्चों को तोड़ना जैसे कई कृत्यों के उदाहरण और उनका प्रमाण इतिहास में आज भी मौजूद है। टीपू सुल्तान ने वादा किया था कि वो युद्ध बंदियों को छोड़ देगा या फिर उनके साथ मानवीय व्यवहार करेगा। वो दोनों ही वादों से भी पलट गया। टीपू सुल्तान ने उस समय उसकी सत्ता को स्वीकारने वाले एक स्थानीय राजा को भी मरवा दिया था। ये सभी अपने वादे से मुकरने का सबूत ही दे रहा था वो। कुछ इतिहासकार और बुद्धिजीवी तो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ टीपू का जो ये अभियान था वो राजनीतिक था, क्योंकि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी, उनकी सहायता की थी और ऐसा करके उन्होंने राजद्रोह किया था। तो फिर तो टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली को भी सजा मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भी सेनापति रहते अपने राजा को उन्होंने मारकर उनकी सत्ता हथिया ली थी। मेरा ऐसा मानना है। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने कभी भी हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं किया, उनको पूजा पाठ करने से नहीं रोका। इसकी जगह पर उसने श्रृंगेरी में एक मंदिर बनवाने और कोंजीवरम में एक गोप मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के लिए धन भी दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि उसने शायद ऐसा इसलिए भी किया हो ताकि जो वहाँ की लोकल जनता थी उसका समर्थन उसे मिल सके, क्योंकि उसके कृत्यों के कारण वो लोग टीपू सुल्तान का समर्थन नहीं कर रहे थे। और करे भी क्यों, जब टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी की आपूर्ति लाइनों को काट कर उन्हें परेशान कर रहा था, इससे निपटने के लिए 1791 में कॉर्नवालिस ने हर जगह चौकियां बनवाना शुरू कर दी ताकि वो टीपू सुल्तान की उपद्रवता से आपूर्ति लाइनों को बचा सके। इसी कार्रवाई के तहत जब 5 फरवरी 1791 को एक विशाल सेना सेरिंगपट्टनम से पहले एक मैदानी इलाके में पहुंची, तब टीपू सुल्तान ने उन पर अपने रॉकेटों से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया था। इसका जवाब देने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान की सेना पर रात को हमला करना सही समझा। उन्होंने रात को हमला किया और थोड़ी ही देर में टीपू सुल्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसके बाद टीपू सुल्तान घबरा गया और उसने वहां से पीछे हटने का फिर से फैसला किया। ये सब चल ही रहा था कि 12 फरवरी को एबरक्रॉम्बी भी अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए। अब तो टीपू सुल्तान चारों तरफ से घेर लिया गया था। टीपू सुल्तान को अब ये खतरा पूरी तरह से पता चल चुका था। वो चारों तरफ से घिर गया था और इसीलिए उसने 23 फरवरी को एक शांति प्रस्ताव भेजा। टीपू का शांति प्रस्ताव जब उन्हें मिला तो उन लोगों ने इस पर विचार किया और जैसे ही वो राजी हो गए उसके अगले ही दिन युद्ध विराम हो गया। इस शांति प्रस्ताव के अकॉर्डिंग टीपू सुल्तान को गारंटी के तौर पर अपने 2 बेटों को बंदी बनाकर कॉर्नवालिस को सौंपना था। कॉर्नवालिस ये चाहते थे कि ऐसा सुनिश्चित हो कि टीपू सुल्तान भविष्य में दोबारा उन्हें परेशान ना करे। कॉर्नवालिस बहुत ही चालाक और दूरदर्शी जनरल था, इसीलिए उसने टीपू को जान से नहीं मारा। अगर वो टीपू सुल्तान को जान से मार देता तो उसे पता था कि उसे ये राजधानी मराठा देनी पड़ती, जिससे ईस्ट इंडिया का नुकसान होता। इसीलिए उसने एक चाल और टीपू सुल्तान को मारने के बजाय उससे सशर्त मराठा न देना पड़े और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैसूर साम्राज्य का पूरा फायदा मिलता रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं, त्रावणकोर और हैदराबाद के निजाम द्वारा जितने भी क्षेत्र कब्जाए गए थे, उसकी वजह से मैसूर अपने तटस्थी इलाकों से जो उसके समुद्री कोस्ट थे उससे उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। अब उसके पास कुछ छोटे मोटे पोर्ट्स बचे थे। संधि के अनुसार टीपू सुल्तान और मैसूर राज्य ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई का कुछ हिस्सा देने को तैयार हो गए और इसी शर्तों के साथ टीपू सुल्तान ने 18 मार्च सन 1792 को टीपू सुल्तान ने सेरिंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद 1799 में 4th एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसमें सेरिंगपट्टनम अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इसकी रक्षा करते करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। विजेताओं ने परिवार को देश निकाला दे दिया और वाडियार को मैसूर का राजा बना दिया। मैसूर वाडियार के नियंत्रण में था। तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने बड़े पैमाने पर रॉकेट का यूज किया था और जो रॉकेट ब्रिगेड थी उसे कुशन कहा जाता था। इसी कुशन ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा नुकसान किया था और उन्हें अपना रॉकेट सिस्टम बनाने के लिए प्रेरित भी किया था। विलियम कॉन्ग्रेव इस कुशन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने फिर रॉकेट सिस्टम बनाया और जिसे आज हम कॉन्ग्रेव रॉकेट के नाम से जानते हैं। धन्यवाद दर्शकों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दिनचर्या द फैक्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं।